पे, ना ही असेंबली के बाहर जैसे आप देख रहे हैं कि कितना पुलिस है। ये हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं कि हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें अगेंस्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, जो कि बीजेपी द्वारा टेबल की गई थी। उमर साहब की खामोशी किस चीज़ की इंडिकेशन है? ये जम्मू कश्मीर की आवाम को सोचना चाहिए कि ना तो वो असेंबली के अंदर किसी को भी बात करने दे रहे हैं, ना ही वो असेंबली के बाहर इस मुद्दे पे खुद भी बात कर रहे हैं। और इसके लिए तमाम मुसलमानों को, तमाम लोगों को जो इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, वो इस वक्त सरापा एहतिजाज है। हम भी अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। हम भी हर जगह, चाहे सड़क पर, चाहे ऐवान में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं इस बिल के ख़िलाफ़, ताकि गवर्नमेंट को मजबूर करें कि ये जो उन्होंने बिल पास की है, जल्दबाजी में की है, विद एन एजेंडा की है, अपने इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए की है। और जिस तरह वो मजबूर हुई गवर्नमेंट फार्मर्स के जो लॉज उनने बनाए थे वो वापस लेने के लिए, उसी तरह हम गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे सड़कों पे आके, सुप्रीम कोर्ट में जाके, ऐवानों में जाके। जैसे आपने देखा ममता बनर्जी ने कल साफ इनकार कर दिया है इस बिल को इम्प्लीमेंट करने से। अपने स्टेट में तमिलनाडु असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है इस बिल के खिलाफ। तो हम पूरी लड़ाई हर जगह लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और ये गवर्नमेंट मजबूर हो और इस बिल को वापस ले ले। हमारे दीन पे असर है ये, हमारे पूरे कौम पे असर है ये। जैसे उमर अब्दुल्ला बोल रहे थे कि मैं असेंबली में नहीं आ सका, वो ट्यूलिप गार्डन में एंजॉय कर रहे थे। जो ये हम लोगों के गुनाह है, ये हम लोगों की, ये हमें सज़ा मिल रही है क्योंकि हमने उन्हें चूज़ किया। हमने उन्हें चूज़ किया। ये उनकी गलती, एनसी की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है, हमने उनको चूज़ किया। तो अब वो कोई भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं। तो ये होना चाहिए, क्यों नहीं? उन्होंने बिल रिजेक्ट की है, ये कोई बात नहीं है, ये नहीं करना था उनको। और वो असेंबली में आए नहीं। वो महराज मलिक का वो सीन हुआ, वो भी उन्होंने ही करवाया। वो तो सीधे ही सेंस होती है, वो एनसी की चाल ही थी। पीडीपी ने वक्फ एक्ट को लेकर कल भी सख्त नाराजगी का इजहार किया था और मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया था कि वक्फ तरमीमी बिल के नाम पर बीजेपी मुसलमानों को समाजी बुनियाद पर तकसीम करना चाहती है। श्रीनगर में आज पीडीपी सीनियर ओहदेदारों की मीटिंग के बाद सहाफियों से बात करते हुए पीडीपी के चीफ तर्जुमान महबूब बैग और सीनियर लीडर बशारत बुखारी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले वजीर आजम पसमानदा मुस्लिम की बात कर खुद अपीजमेंट की सियासत कर रहे हैं। बराबर है, यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। आप जब मस्जिद शरीफ में नमाज पढ़ने जाते हैं, जो आपके घर में काम करता है, अगर वो वजू करके पहले जाएगा तो पहले सफे में बैठेगा, और अगर आप मालिक हैं घर के, आप लास्ट में जाएंगे तो आखिरी सफे में बैठेंगे। हमारे पास सब बराबर है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हाँ, एक बात सही है, ये वक्त से क्या मुराद है इसकी, ये हम सबका फर्ज है कि अगर समाज में कोई तबका गरीब है, कोई पड़ोसी गरीब है, हमें चाहिए कि हम उसकी हेल्प करें, मदद करें। लेकिन मुसलमानों में बड़ा छोटा कोई नहीं है। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मार्जिनलाइज्ड और पसमानदा मुसलमानों के लिए हमने ये वक्फ बिल की है, कहते हैं ना, मगर वो तो कहते थे हम मजहब की बुनियाद पे कोई बात नहीं करते हैं। वो तो कहते थे ये तो कांग्रेस अपीजमेंट की बात करती है। आज उनको पसमानदा और गरीब मुसलमानों की कहाँ पड़ी? गरीब तो हर कोई है, उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। इनकी नीयत क्यों नहीं ठीक है? क्यों शक करते हैं? ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट माइनॉरिटी है नहीं, ये तो मेजॉरिटी है। ये तो एक बहुत बड़ा मुल्क है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी जिसको बोलते हैं। लिहाजा हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड है और इंशाल्लाह इफेक्टिव स्टैंड को लेके, कंसिस्टेंट स्टैंड को लेके, जो लोगों के मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसी लिए अंदर मीटिंग हो रही है महबूबा जी की सदारत में। हम एक लाहेअमल बनाएंगे कि हम कैसे लोगों के मुश्किलात दूर करने के लिए आगे बढ़ें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने वक्फ बिल पर पीडीपी के एहतजाज पर तबसरा करते हुए कहा है कि जमहूरी मुल्क में सबको एहतजाज का हक है। श्रीनगर में जुमे की नमाज के बाद सहाफियों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि एनसी समेत दीगर जमातों ने भी वक्फ एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। वहीं तहव्वुर राणा की हवालगी को भारत सरकार की कामयाबी के हवाले से पूछे गए सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी हुकूमत को अपने दूसरे वादों को भी पूरा करना चाहिए। एनसी सदर ने मगरबी मुल्कों में इब्राहिमी मज़ाहिब की किताबों और मजहबी एकामात को एक करने को लेकर चल रही चर्चा और तजवीज़ पर भी कहा है कि उलेमा इकराम ने इसे लेकर इस्लाम और मुसलमानों का मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है। अच्छा है, करें प्रोटेस्ट जितना कर सकते हैं, आज़ाद वतन है, करिए जितना कर सकते हैं। जो वो जो कोर्ट में जा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इसका मुकाबला करने। इसलिए मुबारक हो कि किसी को तो लाए। वो जो
लाने वाले थे ब्लैक पैसा, और हर एक को 15 लाख मिलने वाला था, वो किधर गया? ये कोशिश की जा रही थी कि तौरात, बाइबल और कुरान को एक ही किताब में लिखा जाए। कोशिशें की जा रही थी एक ही जगह पे। इतनी चीज़ें होनी चाहिए, मस्जिदें, चर्च, और ये जो इनका जो है जूस का है। मगर उस फतवे में ये साफ कहा गया है कि आखिरी मज़हब जो है वो इस्लाम है, वो कुरान है, और आखिरी प्रॉफिट जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। असेंबली में वक्त तरमीमी एक्ट पर चर्चा को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सफाई दी है। पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा है कि बिल को लेकर पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। श्रीनगर में सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि असेंबली में पार्टी के एमएलए ने इसके खिलाफ बोला और पार्टी ने इसके खिलाफ एक करारदाद भी मंजूर की है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इस हवाले से मुखालिफिन सोशल मीडिया में गुमराह कुन खबरें फैला रही हैं। वहीं इस मामले पर अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्के के रुकने पार्लियामेंट मियां अल्ताफ ने सभी सियासी जमातों से मुत्तहिद होकर वक्फ एक्ट के खिलाफ आवाज उठाने की भी अपील की। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए, सुप्रीम जो पार्लियामेंट में जो डिसीजन आया, मेजॉरिटी का डिसीजन ये था कि अमेंडमेंट बिल को पास करना है। तो उसमें तो हमने जो हमारे जो 2 MPs थे उन्होंने बढ़ चढ़ के वहाँ पर उस बिल के ख़िलाफ़ मुखालफत की। हमारे ऑनरेबल MLAs ने असेंबली में उसके ख़िलाफ़ बात की। हमने रेजोल्यूशन पास किया, जो हमारी मीटिंग हुई लेजिस्लेटर्स की यहाँ डिप्टी CM की रेजिडेंस पे। तो आप मुझे बताइए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पर पीछे है? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल था, जो उसको निभाना था पार्लियामेंट के अंदर, वो मैंने अच्छी तरह से निभाया। जब ये बिल 2 महीने पहले वक्फ की इंट्रोड्यूस हुई पार्लियामेंट में, इंट्रोडक्शन स्टेज पे, उस वक्त भी मैंने इसको अपोज किया और मेरिट्स पे किया और अपनी बात रखी, पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया। परसों जब फाइनली उनको पास करनी थी, उनकी मेजॉरिटी थी, तो उन्होंने वो की। तो मैंने जो कुछ कहा मेरे लिए बेहतर नहीं है, आप सब ने देखा होगा। तो मैंने लोगों की तर्जुमानी, जम्मू कश्मीर के लोगों की वहाँ की, जो मेरा फ़र्ज़ था, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। हमको बीजेपी के इस फैसले को सबको इकट्ठे होके एक्सपोज करना चाहिए और इसकी मुखालफत करनी चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ कश्मीर में ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं मुसलमानों के, वो हर्ट हुए हैं। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से स्पोक पर्सन एडवोकेट नीलोफर मसूद जुड़ गए हैं। इसके अलावा PDP स्पोक पर्सन एडवोकेट तंजीम डार हमारे साथ जुड़ गए हैं। BJP स्पोक पर्सन आदिल मनहास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों हजरात का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले रुख नेशनल कॉन्फ्रेंस का करना चाहूंगी। नीलोफर साहब, जिस तरह आप भी देख रहे हैं कि असेंबली में 3 दिन लगातार हंगामा रहा और मुद्दा भी एक ही रहा, वक्फ बिल को लेकर तमाम पार्टियां मुखालिफत कर रही हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसकी मुखालिफत कर रही है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस पर दोहरे रवैये का इल्जाम लग रहा है। मरकज के नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक ड्रामा है और बीजेपी भी इसे एक ड्रामा बता रही है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस एक सेंसिटिव मसले पर आज मदऊ किया, और जितने भी को पैनलिस्ट हैं उन सबको सलाम आदाब। देखिए, जहाँ तक ये वक्फ का मसला है, आप खुद जानती है कि मुस्लिम मेजॉरिटी जो है पूरे हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे 20 से लेकर 25 करोड़ के दरमियान है। तो 20 से 25 करोड़ के लोगों के एहसास जो है या उनके साथ इस्तेसाल किया जाता है, उनके एहसासों और जज्बातों का ख्याल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रखना चाहिए। ठीक उसी तरीके से बीइंग मुस्लिम मेजॉरिटी यूटी, हमारा भी एक फर्ज बनता था कि हम इस असेंबली में, अपने जम्मू कश्मीर की असेंबली में इन मुद्दों को उठाए, ताकि यहाँ का फीडबैक दे हम कि एक्चुअली हाउ पीपल स्पेशली फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी आर फीलिंग जब एक ऐसा एक्ट, ड्रैकोनियन एक्ट जो है उनके खिलाफ लाया जाता है। ये सियासत मुझे लगता है कि जो जहाँ पर हमारा मुल्क है, सेक्युलरिज्म के खिलाफ जो एक सियासत की वो हवा बनाई गई है कुछ सालों से, उसके खिलाफ वक्तन फवक्तन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आवाज उठाई है।
अब हो सकता है जो स्पीकर है, क्योंकि उनके अपने लिमिटेशंस है, यहाँ स्पीकर जो है ये कोई शक इसमें नहीं है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखता है। बीइंग मेजॉरिटी हमें उसको आगे लाना था और वो आगे आए हैं जी। और संभाल भी रहे थे इस असेंबली को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, लेकिन जो लिमिटेशन एज पर लॉ उनकी है वो लिमिटेशन हमारी नहीं है। हम ये चाहते थे कि एक फुल फ्लेज्ड जो है आर्गुमेंट भी हो जाए, जो अपने अपने व्यू पॉइंट्स है सबके वो भी वहां पर हो जाए, हर किसी का मुद्दा मसला जो इस निस्बत है या राय है वो इस असेंबली में हर कोई खड़ा होकर अपनी जगह उन चीजों को सामने लाए। लेकिन बदकिस्मती एक प्रोविजन लेजिस्लेटिव रूल्स का प्रोविजन देकर कि सेक्शन जो 55 रूल है 58 रूल है उसके सब क्लॉज 7 की वजह से इसको डिसअलो किया गया। और वही एक रीजन था कि सरापा एहतजाज जो आपने देखा इन 3 दिनों में जब तक कि ये असेंबली बर्खास्त नहीं की गई फॉर इंडेफिनिट टाइम, तो वो एहतजाज उनका चलता रहा, क्योंकि हमने अपना मौकफ जो है पहले ही रखा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस बिल के खिलाफ है, क्योंकि मुद्दा और मकसद जो हमें लगता है वो एक कम्युनिटी को जो एक मार्जिनाइज क्लास है जो माइनॉरिटी में है उसको निशाना बनाना ये ठीक नहीं है, ये मुल्क की सालमियत के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि हमारा मुल्क जो है हम उस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ है जहां पर सेक्युलरिज्म का बोलबाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सेक्युलरिज्म आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता जो उसकी अपना एक तकद्दुस था, स्टेटस था, उसको कम कर दिया जाता है ऐसे ड्रैकोनियन लॉज को लाकर। तो वही वजह थी, आपने देखा कि अप्रोर जो रहा इन 3 दिनों में। और जो दूसरे मुद्दे थे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपने देखा जब 3 मुद्दे हमारे पास थे, खसूसन जिसमें स्टेटहुड की बात करनी थी, जिसमें लिकर को लेकर एक बिल भी आई हुई थी, उसको मंजूरी मिली थी टेबल करने की, तो और दूसरे मुद्दे जो तो इन 3 दिनों में इनको कंक्लूड करने थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ ध्यान नहीं गया बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि एक अहम मुद्दा जो है जो यहाँ के लोगों की शख्सियत, मुसलमानों की शख्सियत के साथ है, उनकी सालमियत के साथ है, वो उससे जुड़ा हुआ था जिसकी वजह से ये अप्रोर रहा। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये अपने मुद्दे से बिल्कुल पीछे नहीं हटी है, बल्कि वो लोग जो तमाशाही नहीं मैं कहूंगी, जो इस वक्त ड्रामेबाजी कर रहे हैं। मैं आपका रुख करूंगी और फिलहाल पीडीपी का रुख करते हैं। तंजीम साहब, वो खुद लोग इसके जिम्मेदार हैं। जी तंजीम साहब, पीडीपी की तरफ से देखा जा रहा है आज भी पीडीपी की तरफ से वक्फ कानून को लेकर मुखालिफत की गई है और प्रोटेस्ट किया गया है तमाम लीडरान की तरफ से। इससे पहले भी वहीद पर्रा इस मामले को असेंबली में उठा चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ही इस मसले पर दूरी बनी हुई नजर आ रही है, अलग अलग नजर आ रही है। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगा रही है, लेकिन जब मौक़िफ़ एक है, मकसद एक है, तो इतनी दूरियां क्यों? अगर एक साथ में करेंगे तो ज्यादा मजबूती असेंबली में मिल सकती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आप देखिए जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, हमारे लिए ये सियासी मुद्दा नहीं है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या पीडीपी का। ये एक हिंदुस्तान के मुसलमानों की आइडेंटिटी और तशक्कुस का मामला है, और एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत होने के नाते हमारा ये एक बहुत बड़ा एक फर्ज बनता था कि हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये मैसेज दें कि यहाँ से कि हम इस बिल की मुखालफत में बहुत सख्ती से हैं और इकट्ठे हैं। हमारा ये मौक़िफ़ रहा, लेकिन बदकिस्मती से, क्योंकि आप सही देखती हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात जिस तरह से रहे और यहाँ के लोगों को जिस तरह से एक दबा के रखा गया था, और ना उन्हें बोलने की आज़ादी है, ना उन्हें प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है। आज भी आपने देखा कि हम लोग प्रोटेस्ट करना चाहते थे, हमें हमारे ऑफिस से बाहर भी जाने नहीं दिया गया। कहने का मतलब मकसद सिर्फ ये है, गर्ज ये है कहने की कि जिस तरीके का मैसेज, क्योंकि एक मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बहुत बड़ा मैंडेट जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया था, तो उस मैंडेट को रिस्पेक्ट करते हुए तमाम जम्मू कश्मीर के लोग एक्सपेक्ट करते थे कि उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से या डॉक्टर फारूक साहब की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने ये बिल लाया, और जब हिंदुस्तान के मुसलमानों को कम से कम एक मैसेज जाएगा कि जब जम्मू कश्मीर का जो चीफ मिनिस्टर है, जो वाहिद एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर है पूरे हिंदुस्तान में,
वो इस मुद्दे के ऊपर स्ट्रांगली लड़ रहा है। बदकिस्मती से हम जब उन स्ट्रांग लड़ने वालों की लिस्ट में आते हैं तो ममता बनर्जी आगे निकल जाती है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर आगे निकल जाते हैं, कर्नाटका के आगे निकल जाते हैं। तो जिनका मुद्दा था, जिन लोगों को इस पे अपना सब कुछ करना चाहिए था, ऑन द फेस ऑफ इट उनकी तरफ से इस तरीके की पिक्चर सामने आई जो कि लोगों को कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अब ये मुलाकात, ट्यूलिप गार्डन की मुलाकात को ये कैसे लेते हैं, लेकिन पिक्चर सामने इस तरीके से आई कि लोगों को लगा वो नॉर्मलाइज करने की एक कोशिश नजर आती है ऑन द फेस ऑफ इट। अगर आप देखेंगे जिस दिन बिल आया दूसरे दिन आप वो पहुंच गए ट्यूलिप गार्डन में, और आनंद फानन में उसी ट्यूलिप गार्डन में फारूक साहब भी पहुंच गए, उमर साहब भी पहुंच गए। अब दोनों, मुझे बताइए, मरकजी वजीर और उमर साहब प्रोटेक्टेड हैं, और जब प्रोटेक्टिव कहीं मूव करता है तो उसको हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है, कौन सा शख्स कहाँ आया है और आप कहाँ जा रहे हैं। ऐसी शख्सियत तो वो थी नहीं कि बिना बुलाए वो चली आई और बिना बुलाए वहां खड़ी थी। आपकी मूवमेंट से पहले एक एक मिनट की आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, वहां क्या सूरत हाल है, वहां कौन आया है, कौन जा रहा है, कितने लोग हैं। तो इसलिए खैर मैं मकसद गर्ज ये कहने की है कि जो एक मैसेज नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जिस तरह का मैंडेट जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया था, वो हिंदुस्तान के लोगों को ये मैसेज देने में नाकाम रहे कि इस मुद्दे के ऊपर जिस स्ट्रांगली उन्हें सामने आना चाहिए था वो नहीं आए। हमें ये दुख है। बाकी हमारे लिए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या पीडीपी का मुद्दा नहीं है। ये हिंदुस्तान के रहने वाले उन तमाम सेकुलर सोच रखने वाले लोगों का इशू है। यहाँ की माइनॉरिटीज का मसला है, यहाँ के तमाम उन लोगों का है, जैसे मेरी बहन ने कहा कि जो इस आइडिया ऑफ इंडिया में बिलीव करते हैं, ये तमाम उन लोगों का इशू है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस इशू के ऊपर तमाम लोग खुश हैं, सिवाय उनके जिनके लिए ये काम किया गया है। यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान, जम्मू कश्मीर का मुसलमान, तमाम लोग इस बिल के मुखालिफ हैं। और हम अब अदालत आलिया का दरवाजा खटखटाएंगे और वहां जाकर अपनी रुदात सुनाएंगे, और हमें उम्मीद है कि हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जरूर इसमें हमें हमारे हक में फैसला होगा। और जो जो कवानीन ये लाए गए हैं मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों की जो एक मिली सोच को दर्शाते हैं उनके खिलाफ जो लाए गए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो कालादम करार दिए जाएंगे। और इंशाल्लाह हम इसमें पुरुम्मीद हैं। और हम ये अपील करते हैं तमाम जम्मू कश्मीर के रहने वाले सेकुलर लोगों से, तमाम पार्टी से, कि वो खुलकर इसके सामने आए और एक फेस देना चाहिए जैसे आपने कहा। लेकिन बदकिस्मती से ये ओनर्स वाज ऑन नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको ये करना था, लेकिन वो इस चीज में फेल हुए, जो नहीं कर पाए। इसका दुख जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को और हिंदुस्तान के मुसलमानों को रहे। ठीक है तंजीम साहब। आदिल बराज साहब का रुख करते हैं। आदिल जी, जिस तरह बीजेपी को खास तौर पर यहाँ जो इल्जाम है बीजेपी पर लग रहे हैं, और बीजेपी जानना चाहूंगी कि बीजेपी का क्या रुख है वक्फ कानून पर, बीजेपी जम्मू कश्मीर में किस तरह इस मसले को देख रही है। कहीं ना कहीं ये भी इल्जाम लग रहे हैं, पीडीपी की तरफ से भी ये कहा गया है कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही है, फिक्स मैच इनके बीच चल रहा है, लेकिन बाहरी राजनीति का जो दिखावा है सदन में वो किया जा रहा है। देखें, एनसी, पीडीपी और कांग्रेस, ये तीनों जमातें एक हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इलेक्शन भी इन्होंने इकट्ठा लड़ा है, पार्लियामेंट का भी, उससे पहले असेंबली का भी, तो ये एक है और एक होके ही चलते हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन अलायंस ये करते हैं। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम सबको साथ लेके चलने में बिलीव करते हैं। और जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है, इसके ऊपर जो दोनों हाउसेस ने, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने जो अप्रूवल दिया है, वो इसीलिए दिया है क्योंकि वक्तन व वक्तन ये इसमें अमेंडमेंट करना जरूरी थी। अमेंडमेंट इसीलिए जरूरी थी क्योंकि हम मुसलमान भाइयों को, मुसलमान बहनों को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं और उनके हक जो उनसे छीने जा रहे हैं, उनके हक उनको देना चाहते हैं। और मुसलमानों को इसमें जो अभी मुझे सुनने में मिल रहा है कि एनसी के प्रवक्ता से या पीडीपी के प्रवक्ता से कि हमारे आपस में हमारी रंजिश नहीं है, हम एक हैं और हम इकट्ठे होकर चलना चाह रहे हैं, हमारा नारा एक है। सबसे पहले इनको ये चीज फाइनल कर लेनी चाहिए, आपस में इस चीज का फैसला कर लेना चाहिए कि अगर ये एक है तो फिर इनकी राय अलग अलग क्यों है, फिर कथनी और करनी में फर्क क्यों है। भारतीय जनता पार्टी का कहना सीधा सीधा यही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल के ऊपर उतना ही सीरियस है जितना एब्रोगेशन अपना आर्टिकल 370 पे थी। उस वक्त भी इन्होंने उसका भी अपोज किया था, उसको भी ये सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट से भी इनको अपना फटकार मिली थी। और अब दोबारा ये वही रुख अपना रहे हैं, दोबारा ये जा रहे हैं उस ओर। तो ये जमहूरियत है तो ये जा सकते हैं, इसके लिए कोई किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है, कोई रोक नहीं है, कुछ नहीं है। ये जाएं आगे, अपना जिस तरह से इनको ठीक लगता है उस तरह से करें। बाकी जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ये सबके फेवर में
और स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को मद्देनजर रखते हुए ये लाया गया है। बिल्कुल आदित्य जी, लेकिन इस तरह के इल्जाम लगातार बीजेपी पर लग रहे हैं कि बीजेपी जो कहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस वही कर रही है और दोनों एक ही हैं, लेकिन जो आवाम को गुमराह कर रहे हैं और आवाम को दिखाने के लिए इस तरह की सियासत की जाती रही है, इस पर बीजेपी का क्या रुख है? देखिए मैम, ऐसा नहीं है। एनसी जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, वो इस वक्त पावर में है, इस वक्त हुकूमत में है, उनके अपने चीफ मिनिस्टर हैं, उनके अपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ पे, उनके अपने कैबिनेट मंत्री हैं यहाँ पे, और बीजेपी जो है वो अपोजिशन का रोल निभा रही है, जिसमें हमारे सुनील शर्मा जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो अपने साथ 28 विधायकों को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल जो सिचुएशन है वो सिनेरियो एंड सिचुएशन यहाँ पे टोटल अलग है, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे अपोजिशन में है। अब बीजेपी को हम इंटरलिंक करेंगे कि सेंटर में बीजेपी पावर में है, तो इसी वजह से जम्मू कश्मीर में भी पावर में है, ऐसा नहीं है। बीजेपी यहाँ अपोजिशन में है और अपोजिशन में होने के नाते जो काम अपोजिशन का है वही कर रही है। बिल्कुल नीलोफर जी, जिस तरह आप देख रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को यही कहा जा रहा है कि उतनी फंक्शनल नेशनल कॉन्फ्रेंस नजर नहीं आ रही है, जिस तरह पीडीपी इस मुद्दे को उठा रही है, पीडीपी सड़कों पर उतर आई है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस उस तरीके से करती हुई नजर आ रही है और यही दुख है वहां के लीडरान को, वहां की आवाम को। जिस तरह तंजीम जी ने भी कहा कि उस तरह उतनी मजबूती से नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं उठा रही है, तो फिर ये दिखावा भी क्यों करे? दूसरी रियासतों का एग्जाम्पल उन्होंने दिया, दूसरी रियासतों के मुख्यमंत्री आगे निकल गए, वहां से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन उमर अब्दुल्ला इस तरह नजर नहीं आए हैं। उमर अब्दुल्ला सदन में भी मौजूद नहीं थे। देखिए, पहले ये देखना जरूरी है कि इल्जाम तराशी कौन कर रहा है, कौन ये कहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या उमर अब्दुल्ला साहब है, उन्होंने इस एक्ट के खिलाफ या इस एक्ट के फेवर में कभी बात की हो। आप मुझे बता दीजिए। हर कोई जानता है फ्रॉम डे फर्स्ट, जब ये टेबल अभी बिल हुई नहीं थी, हर कोई ये जानता है कि पहले दिन से ही 1 अप्रैल को भी एक स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला साहब की आई थी, जिसमें उन्होंने इन स्ट्रॉन्ग वर्ड्स ये कहा था कि ये बिल्कुल हमारे आईन के खिलाफ है, बल्कि एक मुसलमान जो है उसको मार्जिनलाइज करने की, उसको डिसएम्पावर करने की कोशिश है। तो कंटिन्यूटी में उनके बयानात आए हुए, इवन कल भी और परसों भी इसमें बयानात आए हुए हैं। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने की कोशिश की थी, जिन्होंने हमें ह्यूमिलेट करके इस स्टेट को, रियासत को यूटी बनाया। क्योंकि ये पावर तो इनके पास है नहीं, इख्तिदार इनके पास है नहीं, अपनी करनी की वजह से ये 3 पर पहुंचे हुए हैं। तो मुझे लगता है अगर ये करनी इनकी ऐसी ही रही तो शायद अगली ये 3 भी नहीं होंगे। ये फिक्स्ड मैच जो इनका चल रहा है, एक बॉल फेंकता है एक तरफ से और दूसरा उसको कैच करता है, दूसरा एक साइड से बॉल फेंकता है और ये लोग कैच करते हैं और बीच में कोशिश करते हैं कि जो सांसद वहां पर बैठे हुए हैं एनसी के, उनको डिस्टर्ब करना, जो रेगुलर बिजनेस है असेंबली का उसको आगे नहीं चलाना। मुझे लगता है कि जो वर्ड्स यहाँ पर पीडीपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उन्होंने ट्यूलिप गार्डन के बारे में बोला, इनको देखना चाहिए। जो मंत्री साहब यहाँ पर आए हुए थे, उनका अपना वीडियो जो वायरल हो गया है, उस वीडियो में उन्होंने पूरा वो फिल्मराइज किया है, किस तरीके से वहां पर आए थे, कौन आया था, क्या वो उनसे ऑफिशियली मीट करने के लिए आए थे। अगर ऑफिशियल मीट होती तो कोई कतराता नहीं, जो इनको आदत है पर्दों के पीछे मुलाकातें करना, हम कतराते नहीं है। हम मैस्यू मैंडेट लेकर इस वक्त आए हुए हैं, हमारी जिम्मेदारी है, जब हम मिलते हैं ऑफिशियली तो ऑफिशियली चीजें आ जाती है। लेकिन जब अनऑफिशियली वो खुद जो मिनिस्टर यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने खुद वो वीडियो वायरल करके दिखाया, जब वो कहते हैं खुद से कि उमर साहब कहाँ है, फारूक साहब को कहते हैं, इनको वो वीडियो देखना चाहिए। मुझे लगता है ये डिफेम करने की कोशिश जो ये कर रहे हैं, शायद कुछ ही दिनों में ऐसे लोगों के खिलाफ डिफेमेशन केस दायर करना चाहिए और बनता भी है, क्योंकि इनकी कोशिश है डिफेम करना। और इन्हीं के लोग, आप देख लीजिए क्या क्या चीजें जो है फैलाने की कोशिश कर रही है। बदकिस्मती की बात है, ये लो पॉलिटिक्स है, ये चीप पॉलिटिक्स है, जिसमें हम बिलीव नहीं करते हैं और हम इसका साथ नहीं देते हैं। तो जो ये इनका फिक्स्ड मैच आपस में चल रहा है, इनको कहिए अभी 5 महीने ही हो गए हैं सरकार को आए हुए, थोड़ा सा शांत रखे। 5 साल का सफर है जो इनको अपोजिशन में बैठकर हमारे साथ चलाना है। तो मैं ये समझती हूँ कि हम पहले दिन से इसके खिलाफ थे, क्योंकि हम मुसलमान भी हैं, हम मुस्लिम मेजॉरिटी जो यूटी है इसमें इसको इस वक्त रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, और हम पर कितना फर्ज आयद होता है इस बिल के अगेंस्ट जाना, वो हम बखूबी निभा रहे हैं। अब जो स्पीकर साहब हैं, इसमें कोई शक नहीं है, स्पीकर साहब मैं फिर कहूंगी एनसी के हैं, लेकिन उनको बंदिशें हो सकती हैं लॉ की,
लिमिटेशंस की उनको बंदिशें हो सकती है, हमें तो बंदिश नहीं है। हम बात करेंगे और हम बेटोक कहकर ये बात करते हैं कि ये बिल जो है ड्रैकोनियन लॉ है, इसको वापस लेना चाहिए। और हम उस एहतिजाज के साथ ही नहीं है बल्कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने इससे पहले भी कहा कि हम भी इसको चैलेंज करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कोई ना कोई डिसीजन है यहाँ के माइनॉरिटी लोगों को जिनको डिसएम्पावर किया गया है ऐसा लॉ लाकर, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जो सरकार होगी, कोई भी हुकूमत होगी, वो एक बोर्ड का सहारा लेकर ये कहकर कि भाई मुसलमानों के लिए हमें कुछ अच्छा करना है, फिर वो बोर्ड का फायदा उठाएंगे। क्या इतनी हमारी सरकार जो है खुद कफील नहीं है सेंटर में कि वो अपने से कुछ इन मुसलमानों के लिए करे? क्या सहारा है उनको कि वो बोर्ड का सहारा लेंगे, उनके कांधों का इस्तेमाल करेंगे ये कहकर कि भाई मुसलमानों के लिए कुछ करना है? मुसलमानों को तो आपने एहतसाल किया है पूरे इतने सालों से। आप देख लीजिए जो भी लॉ आ रहा है, चाहे वो बीफ के नाम पर पॉलिटिक्स चली, हम नहीं करते, ये लोग करते हैं। अजानों के नाम पर पॉलिटिक्स करते, हम नहीं करते, ये करते हैं। अजान जहां पर नमाज पढ़नी है उस जगह पर ये पॉलिटिक्स करते हैं, ये एफआईआर देते, हम नहीं करते, हम इसमें बिलीव नहीं करते। पर्दा सिस्टम पर चाहे किसी ने सर कवर किया, सर कवर नहीं किया, उसमें ये लोग ऑर्डर्स लगाते, हम नहीं लगाते, हम उसके खिलाफ है। हम ये कहते हैं सेक्युलर कंट्री है, हर एक का राइट बनता है, रिलीजियस राइट, आर्टिकल 25, राइट 26, आर्टिकल 30, ये सब चीजें लेकर और साथ में राइट टू एक्सप्रेशन जो है, हमें हक है बोलने का, हमें हक है प्रोटेस्ट करने का, हम उस चीज के साथ है। हम ये उम्मीद करके कि जो सेक्युलर कैरेक्टर हमारा है, हम सब मिलकर एक पेज पर खड़े होकर ये जो लड़ाई है मुश्तरका लड़ाई है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है जिसमें वो ब्राउनी पॉइंट स्कोर करके एक को नीचा दिखाकर भाई आप ऐसे ऐसे करते। उनको समझ लेना चाहिए वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को इस पार लाया, ये वही लोग हैं जिन्होंने सियासत अपने मफाद के लिए सियासत की यहाँ के लोगों के साथ, पहले वोट ले लिए ये कहकर कि भाई हम बीजेपी को दूर रखेंगे और फिर उसी बीजेपी के साथ हुकूमत बनाई। ये वही लोग हैं, इसलिए आप इनकी ड्रामाबाजी की तरफ नहीं जाइए। आप देखिए कि जो लोग यहाँ पर है, हम कितना सिंसियरली कोशिश कर रहे हैं कि जो 10 सालों में यहाँ के लोगों के साथ इस्तेसाल हुआ है, हम उन लोगों को बाहर निकालें। ये उस पर भी सियासत करते हैं। एक अच्छी शुरुआत हुई है बजट के नाम पर, तो मैं पूरी उम्मीद हूं ये भी अपोजिशन का तो रोल निभा रहे हैं, लेकिन कम से कम रहम करें यहाँ के लोगों पर, ताकि मुश्किल जो चीजें हैं, मुश्किल हालात जो है उनमें कमी आ जाए, मुश्किल हालातों से हम यहाँ के लोगों को निकालें, हम वो पूरी उम्मीद हैं। बिल्कुल जी आदिल साहब, लंबे वक्त से ये जंग भी देखने को मिल रही है कि बीजेपी को हुकूमत में कौन लाया है। पीडीपी पर भी ये इल्जाम लगते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी ये इल्जाम लगते हैं। क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर में इतनी कमजोर रही कि उसे सहारे की जरूरत पड़ी, और इस तरह के जो इल्जामात हैं उन्हें बीजेपी किस तरह से देखती है? इस वक्त भी किरण रिजिजू और उमर की तस्वीर को लेकर लगातार सियासत गरमाई रही। जी देखें, किरण रिजिजू जो है, इनका पहले भी जम्मू कश्मीर में दौरा हुआ। अभी कुछ ही दिन पहले ये जम्मू में आए थे, वक्फ अमेंडमेंट बिल से पहले ये आए थे, और जिसमें डॉक्टर दरक्षना द्राबी जी जो हैं हमारे वक्फ के चेयरपर्सन, हम अपना वाइस चेयरपर्सन, उनके साथ इन्होंने पूरा वक्फ को समझा कि जम्मू कश्मीर में वक्फ जो है वो किस तरह से चल रहा है, स्पीडली तरक्की किस तरह से कर रहा है, और दरक्षना द्राबी जी के सिदारत के अंदर वक्फ को एक नई जो अपना दशा और दिशा जो उन्होंने दी है अपने इंटेलेक्चुअल शिप को साबित करते हुए, तो उन सारी चीजों को उन्होंने पार्लियामेंट में भी बयान किया। और पार्लियामेंट में ना कि उन्होंने बयान किया, उन्होंने उनकी तारीफ भी की, और उन्होंने साथ ही साथ में अपना जो यहाँ का दौरा था उसके लिए पूरा उन्होंने ब्रीफिंग की। तो अब उनका आना ये कोई नया नहीं है, वो रूटीन में आए थे यहाँ पे। और जो फारूक अब्दुल्ला जी के साथ जो उनकी मीटिंग हुई पार्क में, वो ऑल ऑफ सडन हुई, इट वाज नॉट प्लान्ड। तो जो ऑल ऑफ सडन मीटिंग थी उसके ये लोग ये निकालें कि भाई एनसी के साथ बीजेपी मिली हुई है या बीजेपी को जो है पीडीपी की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी ने अपने दम पे इलेक्शन लड़ा है, पूरे जम्मू कश्मीर में लड़ा है, चाहे वो पार्लियामेंट का हो चाहे वो असेंबली का हो। तो कश्मीर से भी और जम्मू से भी हमें इस बार जो वोट परसेंटेज हासिल हुई है, वो भी हमने बार बार हम लोगों ने अपनी तरफ से बयान किया है कि वोट शेयर जो हमारा है वो कहीं ज्यादा रहा इनसे। जी बेशक।
नीलोफर जी, बीजेपी तो मुखालिफत और अपोजिशन में है, तो अपोजिशन का काम करना बीजेपी का काम है, लेकिन इस मसले को अगर देखा जाए जिस पर चर्चा आज हम कर रहे हैं वक्फ कानून पर, तो यहाँ पीडीपी भी उसी मसले पर है। पीडीपी भी वक्फ कानून की मुखालिफत कर रही है, वो भी कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन क्या दोनों पार्टियों के बीच में बातचीत हो सकती है, क्या ये मीटिंग हो सकती है और साथ में मिलकर इस मसले को उठाया जा सकता है? क्योंकि पीडीपी का भी आपसे रुख एकदम अलग नजर आता है और बीजेपी तो इस मसले पर बात ही नहीं करना चाहती है। बीजेपी के लिए ये एक टाइम वेस्ट मसला है और बीजेपी ने ये भी नारेबाजी सदन में की है कि ये ड्रामा बंद कीजिए। देखिए, इससे पहले भी अगर आपने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा अपने दरवाजे जो है नेगोशिएशन के लिए, रिकंसिलिएशन, किसी भी मसले के लिए जो है दरवाजे खुले रखे हैं। और वही एक कड़ी थी जब एक पीएजीडी बना दिया गया। पीएजीडी में जब पीसीबी एक उनका हिस्सा था और यही पीडीपी उनका हिस्सा थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो एक मैकेनिज्म बनाया गया था ताकि एक कॉमन आवाज जो है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के खिलाफ उठे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले एक तंजीम उससे अलग हो गई और फिर दूसरी तंजीम, अगर वो अलग नहीं हुई लेकिन अपने तरीकों से उन्होंने उस पीएजीडी से अलग हो गए। वो किस तरीके से, आपको खुद मालूम होगा कि इंडिया ब्लॉक बना हुआ था। उसका मुद्दा और मकसद ही था कि हमें बीजेपी को हराना है। बीजेपी किसी भी रियासत में, किसी भी यूटी में नहीं आनी चाहिए। तो कंसेंटेड जो कैंडिडेट्स थे लोकसभा के इलेक्शन में, उन्होंने डिसाइड किया कि हम उनको फील्ड करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही पीडीपी जो थी, जब यहाँ डिसाइड हो गया कि भाई ये 3 कैंडिडेट हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, ऑलरेडी इनके पास ये 3 सीटें थी, एक फॉर्मूला बनाया लिया गया था कि जिनके पास ऑलरेडी जो सीट है वो उस पर लड़ेगा, वही तंजीम लड़ेगी। तो उस फॉर्मूला के हिसाब से उन्होंने वो यहाँ पर भी अप्लाई किया और 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लड़ना था, 2 सीटों पर कांग्रेस को लड़ना था। लेकिन इन्होंने खुद से क्या किया कि इंडिया ब्लॉक के खिलाफ खड़े हो गए। तो एनसी मैं लौटूंगी आप तक और एडवोकेट तंजीम डार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तंजीम साहब, आपसे भी जानना चाहूंगी, आखिर पीडीपी को इन तस्वीरों से इतनी तकलीफ क्यों है? किरण रिजिजू की अनऑफिशियल मीट से इतनी तकलीफ क्यों है? देखिए, मैंने पहले आखिर क्यों इससे मुद्दा लगातार बनाया जा रहा है? जब मैंने शुरुआत में भी जब बात की तो मैंने शुरू से ये कहा कि हमारे लिए ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी इसका इशू मुद्दा नहीं है। लेकिन आज मेरी बहन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठी है, मुझे लगता है कि ये समझ चुके हैं कि जो ये डैमेज इन्होंने आवाम की नजरों में किया हुआ है, इनका जो आज रिएक्शन जिस तरीके से आ रहा है, मुझे वो महसूस हो रहा है कि जो कमी और खामी इनके रिएक्शन में वक्फ बिल को लेकर रही है, उसको देखकर जो पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया, उसे आज ये भांपना अच्छा मुझे लग रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊं कि मैं बार बार इस चीज पे फिक्स हैं हम लोग कि ये सियासी मुद्दा नहीं है हमारे लिए। ये हमारे लिए हमारी आइडेंटिटी का मसला है, हमारे तशक्कुस का मामला है। हमारे पास 3 एमएलए रह गए, अवाम चाहेगी कि 3 से 0 भी कर सकती है, अवाम चाहेगी 3 के 50 भी कर देगी। ये अवाम के ऊपर आप छोड़ दीजिए। मैंडेट एब्सोल्यूट इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। मैंने बार बार ये कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एब्सोल्यूट मैंडेट की वजह से हम उनको कह रहे हैं कि लोगों ने जिस तरह का एतमाद आपको दिया है, जिस तरीके के एतमाद हासिल करने के बाद आपको मुसलमानों की हिंदुस्तान भर में तर्जमानी करनी चाहिए थी, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसकी लीडरशिप पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इसमें पीडीपी, एनसी, कांग्रेस का मतलब मसला नहीं है। लोगों ने एतमाद इनको एब्सोल्यूट दिया, एब्सोल्यूट मैंडेट मिलने के बाद इनका रिएक्शन क्या होना चाहिए था? इस तरीके से मीकली ये बात करेंगे, इस तरीके से ये कहेंगे हमें कौन मिल गया। मेरा मकसद एक ही कहने का कि हमें जिस तरीके से मुसलमानों को जो ठेस पहुंची है इस इशू को लेकर, उस तरीके का रिस्पांस जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट से जाना चाहिए था, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से फेल हुई है। वो फोटो कैसे आए, क्यों आए, कैसे आए, ये एक अलग कहानी है। मकसद ये है कहने का कि जो नॉर्मलाइज करने का एक मैसेज आपने यहां से दिया है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप, नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर साहब का कुछ फोटो ट्यूलिप गार्डन में घूमना, उनके स्पीकर का कुछ और करना, उनके एमएलए का कुछ और करना, ये 3 डायरेक्शन में 3 जगह क्यों जा रहे हैं सारे? हमने बार बार ये कहा था कि ये कलेक्टिव एक मैसेज जाना चाहिए था असेंबली में। क्यों नहीं उन्हें, अगर स्पीकर साहब की कोई मजबूरी थी तो एमएलए के पास तो मजबूरी कोई नहीं थी। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते और उनको बाहर करते, हमारे जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करते। जम्मू कश्मीर का रहने वाला मुसलमान है या 25 करोड़ इस मुल्क का रहने वाला मुसलमान है, उसकी तर्जुमानी करते।
मैंने कहा ना, जब हम मुद्दों पे बात करेंगे, ये मुद्दों पे नहीं आएंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग। ये कहेंगे आपको 3 मिल गए, आपको 2 मिल गए, आपको 1 मिल गया, आपने ये किया। अरे भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर साहब की सियासी कैरियर की शुरुआत बीजेपी की गोद में हुई है। क्या ये मिनिस्टर नहीं थे बीजेपी में? हमने तो फिर किसी इशू पे, उस वक्त तो गुजरात का मामला बना, गुजरात में कत्लेआम हुआ मुसलमानों का, उस वक्त भी उमर साहब मिनिस्टर बने रहे सेंटर में। क्या हम ये बातें करना शुरू करें इस वक्त? मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये हमारे लिए सियासी मुद्दा नहीं है, ये इस वक्त मुसलमानों के आइडेंटिटी और तशक्कुस का मामला है। उसके लिए जम्मू हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर पार्टीज को, तमाम लोगों को और बिलखुसूस मुसलमानों को और उस मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के सरबराह को जिसको लोगों ने मैंडेट दिया है, उसको खुलकर सामने आना चाहिए, उसको खुलकर ये मैसेज देना चाहिए जम्मू हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि हम आपके साथ खड़े हैं, जिसमें आप लोग फेल हो रहे हैं। बिल्कुल। आदिल साहब, अगर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो आप किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस वक्त इक़्तिदार में देख रहे हैं? जो भी मसले नेशनल कॉन्फ्रेंस उठाती नजर आ रही है, उससे आवाम को कितने फायदे की उम्मीद है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीएम उमर अब्दुल्ला ये कहते नजर आते हैं कि अभी 5 साल बाकी हैं और इतनी जल्दी सवाल अगर खड़े किए जा रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रही है, जिसका जल्दी फायदा लोगों तक पहुंचेगा। देखिए, अवाम ये चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अवाम के साथ जो वादे किए, जो मैनिफेस्टो में अपना सारी चीजें जो रखी थी, जो पॉइंट्स थे, इनके मेन पॉइंट्स थे, जिसमें इन्होंने बिजली की बात की थी, 200 यूनिट ये बिजली देंगे, ये सिलेंडर देंगे, ये नौकरियां देंगे। तो जो वादे इन्होंने किए हैं, अवाम इसी उम्मीद में है कि ये अपने सबसे पहले तो अपने वादों को पूरा करे। और ये क्या कर रही है, अवाम का जो अटेंशन है, इंटेंशन, अपनी इंटेंशन को देखते हुए अवाम की अटेंशन जो है उसको डाइवर्ट कर रही है। और आज की डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, पूरी तरह से मुद्दा जो है, इन्होंने असेंबली के अंदर जो बजट था, बजट को पेश जिस तरीके से करना था, स्ट्रांगली जिस तरीके से पब्लिक के वेलफेयर के लिए उसको लाना था, उसको इन्होंने डाइल्यूट कर दिया। और आज की डेट में वक्फ का बार बार जिक्र करते हुए, वक्फ को बार बार एक प्रायोरिटी पे लेते हुए कि हम वक्फ के लिए ये करेंगे, हम वक्फ के लिए वो करेंगे। सबसे पहले तो इनको जिन लोगों ने चुन के लाया और जिनकी वजह से ये हुकूमत में आए हैं, उस पब्लिक के लिए, उस जनता के लिए इनको ये सोचना है कि हमें अपने वादों को पूरा करना है। तब जाके जनता का विश्वास हमारे ऊपर से बना रहेगा, तब जाके हम आगे चल पाएंगे। और 5 साल की जो ये बात कर रहे हैं, 5 साल तब जाके ये पूरे कर पाएंगे। तो इसलिए जनता को देखते हुए, जनता के मुद्दों को देखते हुए इनको आगे चलना है। लेकिन आदिल जी, सीएम उमर अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि जब तक स्टेटहुड नहीं मिल पाता, सरकार पूरी तरह से काम करने में नाकाम रही है। तब तक सरकार को जब तक पूरे अधिकार नहीं मिलते, तब तक किस तरह काम किया जा सकता है और किस तरह लोगों से किए हुए वादे हैं वो पूरे किए जा सकते हैं? देखिए, जो पावर्स ऑलरेडी सीएम साहब के पास हैं, ये पहले उन पावर्स को तो देख लेना कि इनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं। जिस चीज को, जो चीज इनके हाथ में है और जो चीज इनके हाथ में नहीं है, ये उसके लिए भी सेंटर को ही ब्लेम करेंगे या एलजी साहब को ब्लेम करेंगे। हर बात के लिए ये उनको ब्लेम करेंगे, तो ये कोई बात बनती नहीं है। इनको सबसे पहले ये चीज देखनी चाहिए कि बतौर सीएम इनके पास क्या क्या पावर्स हैं, उन पावर्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है। अगर चाहे ट्रांसफर का मसला है या किसी और तरह का मसला है, मैक्सिमम डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है और इन्हीं के अंडर चल रहे हैं। होम को छोड़ के, एक्सेप्ट होम, मैक्सिमम डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है और इन्हीं के अंडर चल रहे हैं वो। तो इनको इस चीज का तो होना चाहिए ना कि अपने डिपार्टमेंट्स को किस तरीके से रन करना है, अपने शो को किस तरीके से सक्सेस तक लेके जाना है, वो प्लानिंग इनके लोगों ने बनानी है इनके साथ बैठ के। जी बेशक। तंजीम साहब, अब पीडीपी की तरफ से अब क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्या सख्त कदम उठाने का पीडीपी विचार कर रही है कि वक्फ कानून को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगे नजर आएगी? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा मजबूती से आप कह रहे हैं कि पीडीपी मुद्दों को उठा रही है, लेकिन सिर्फ वक्फ ही एक मुद्दा नहीं है। 3 दिन का सेशन इसी में निकल गया और किसी भी हद तक जो कार्रवाई है वो नहीं पहुंच पाई है। हर बार स्थगित करना पड़ा कार्रवाई को। इसके अलावा भी मुद्दे हैं, तमाम मसले हैं अवाम के, उन पर बिल्कुल बात नहीं हो पाई। नहीं, मुझे लगता है कि इस पे हमारे बखूबी मुद्दे जो हमारे लेजिस्लेचर्स के उनके इस वक्त असेंबली में हैं, उनके मुद्दे जो उन्होंने रेज किए थे, बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज थे। कुछ जो इश्यूज रेज किए थे, उस बिल को एलजी साहब की जो है वो मंजूरी भी मिली थी। और मुझे लगता है कि वो मंजूरी मिलने के बाद ही इस हाउस को इस तरीके से डिस्टर्ब किया गया और पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जिस तरह से मैंने पहले कहा ना कि ये रियासत जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम यह है इस वक्त कि इस वक्त 50% जो गवर्नमेंट का हिस्सा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और 50% बीजेपी है, और ये दोनों की मिली जुली हुकूमत है इस वक्त जम्मू कश्मीर में। प्रॉब्लम ये है, और इस मिली जुली हुकूमत में
जो इख्तियारात इनके पास हैं वो ये बखूबी निभाएं, जो इख्तियारात बीजेपी के पास है वो बखूबी निभाएं। और मेन अपोजिशन का रोल इस वक्त पीडीपी के पास जो है हम निभा रहे हैं और निभाएंगे भी। लोगों के जो मुद्दे जुड़े हुए हैं उनके जज्बात के साथ, उनके एहसासात के साथ उसकी तर्जमानी हम लोग करते रहेंगे। और इस वक्त मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के नाते जो लीड नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेनी चाहिए थी वो नहीं ले पाए। पीडीपी उस चीज को कमी को पूरा करते हुए हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये पैगाम देगी कि वक्फ के बिलखुसूस मुद्दे के ऊपर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और इसकी लीडरशिप मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की क़यादत में इस मुद्दे को बखूबी उठाएगी, सड़कों पर भी, कोर्ट में भी, और हर जगह पर जहां जहां इनका बस चलेगा वो हम उठाएंगे। और आगे भी लोगों के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी जो हमें लोगों ने जितना भी मैंडेट दिया है उससे बढ़ चढ़ कर भी हम अपना कोशिश करेंगे। और जो भी हो सकेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे। बिल्कुल। आदिल साहब, इस संतुलन को आप किस तरह देख रहे हैं? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के बीच में संतुलन बनता है तो अगर काम अच्छे से हो पाते हैं तो आवाम को फायदा पहुंच पाता है, कितना इसमें समर्थन करने के लिए बीजेपी तैयार है? क्योंकि कहीं ना कहीं बात यहीं पर आकर अटक जाती है कि अगर संतुलन यहाँ बनता है तो ही काम हो पाएंगे या फिर स्टेटहुड मिलता है तो ही काम हो पाएंगे। देखिए मैडम, जहां तक संतुलन की बात है, यहाँ पे सीएम एनसी का है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एनसी का है, स्पीकर भी असेंबली का एनसी का है। तो सारा का सारा इन्हीं के हाथ है, इन्हीं के पास है और इन्होंने ही करना है। अब उसमें ये बार बार बीजेपी के ऊपर ही अगर ये ब्लेम करेंगे, बार बार बीजेपी का ही नाम लेंगे तो उससे इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। ये 5 साल का वक्त जो ये गिनवा रहे हैं बार बार, ये उसको निकाल देंगे, उस टाइम को ये लूज करेंगे। और बाद में कल को जब बीजेपी पूरी तरह से हुकूमत में आएगी, जब बीजेपी का यहाँ पे पूरा अपना हुकूमत के अंदर जब अपना बीजेपी राज्यभार पूरा संभालेगी, तो उस वक्त इनको ये सारी चीजें जो हैं ये फिर हाथ आने वाली नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इनको अपने काम को जो है उसको तवज्जो देनी चाहिए। वक्फ को एक मुद्दा बनाते हुए, बाकी चीजों को छोड़ते हुए और एक डाइल्यूशन प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए, इस तरह की पॉलिटिक्स से बाहर आते हुए इनको जनता के प्रोग्रेस के लिए काम करना चाहिए। जी बेशक। तंजीम साहब, जिस तरह देखा जा रहा है कि आदिल साहब कह रहे हैं कि वक्फ कानून मुसलमानों के हक में है और उन्हीं को समर्थन करने के लिए ये हक है, लेकिन पीडीपी अपनी बात पर अड़ी हुई है। सिर्फ जम्मू कश्मीर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा लग रहा है कि वक्फ कानून मुसलमानों के खिलाफ है और उनकी मुखालिफत में ही ये लाया गया है? कई बार बीजेपी लीडरान इस बात को दोहरा चुके हैं, यहाँ तक कि मरकज के लीडरान भी कह चुके हैं। देखिए, ये तो इस वक्त आज आप यही कहें कि बीजेपी वालों से हम ये कहें कि आप क्यों है, क्यों नहीं है, इसके ऊपर बखूबी पार्लियामेंट में और राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा हुई है। जो मामलात हैं इनमें तमाम लोगों को मालूम है और जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं और जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है, वो तमाम लोग चाहते हैं कि ये जो कानून लाया गया है बिना पूछे, बिना उनसे राय लिए हुए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए लाया गया है। जितना वो मुसलमानों को हाशिए पर लाते जाएंगे वो अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करते रहेंगे। मैं बार बार ये कहता आया हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हिंदुस्तान का डीएनए सेकुलरिज्म पे मबनी है। ये चीजें ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। जहां जब जो इशूज होते हैं, आप मुसलमानों के मुतल्लिक इशूज लाते हैं और मुसलमान ही इसमें उन्हीं को आप उनकी राय को आप सुनते नहीं हैं, उनकी राय को आप तरजीह नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो तमाम इश्यूज को लेकर हम इस वक्त हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा जो है वही हम खटखटा रहे हैं। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो का आईने हिंद ने हमें इख्तियारात दिए हैं उसकी रो में हमें फैसला सुप्रीम कोर्ट देगी और जो हमारे हकूक हैं वो हकूक हमें सुप्रीम कोर्ट जो है वहां से वापस दिए जाएंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। आदिल साहब, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं तंजीम साहब की बात से और बीजेपी के इन फायदों के आधार पर वक्फ कानून को देख रही है? देखिए, तमाम फायदे जो मुसलमानों से छीने गए, जो मुसलमान हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को नहीं मिल पाए, अब वो मिलेंगे। दोनों पार्लियामेंट हाउस में जो ये पास हुआ, ये इसी वजह से हुआ, इतनी मेजॉरिटी में इसी वजह से हुआ कि लोग आज की डेट में बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव जो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा, अपने आप में एक एग्जांपल होगी, चेंज होगी, एक रिफॉर्म होगा पूरे भारत से। जी तंजीम साहब, जिस तरह ये रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं बीजेपी लीडरान के, मरकज़ के नेताओं से, क्या इनसे सहमति नहीं जताई जा सकती है? क्योंकि जिस तरह अभी तक जितने भी रद्द-ए-अमल सामने आए हैं उसी में यही समझाने की जो कोशिश है वो की जा रही है और आपके रिएक्शंस पर भी आदिल मनाज जी की तरफ से ये कहा गया। नहीं मैम, वो तो आप देखिए ना, वो तो पहले से जितने उनमें
जो कानून नया लाया गया है उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, मैंने पहले आपसे फरमाया कि ये बहुत डिस्कस हो चुकी हैं। अब ये कानून मुसलमानों के ऊपर थोपा जा चुका है और उस पार्टी ने ये कानून थोपा है जिस पार्टी का एक भी मुसलमान MP लोकसभा में नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मैंने पहले कहा ना, ये जो उनकी सियासत है वो सियासत इसी बात के ऊपर चलती है, हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान जो हम करते हैं वो ठीक है, आप मत करिए। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से जो किसानों के मुखालिफ कानून लाया गया था वापस हुआ है, और हम अपनी जो हमें डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उसके अंदर रहते हुए हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और हम उम्मीद है कि ये कानून, काला कानून जो है ये भी वापस लिया जाएगा और जो मुसलमानों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करे उस कानून को लाने में हम कामयाब होंगे। हमें पूरे उम्मीद है इंशाअल्लाह। बिल्कुल। आदिल साहब, आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि बीजेपी की तरफ से क्या पैगाम है जो आप आज कहना चाहेंगे तमाम मुसलमानों के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, और जिस तरह PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बिल की मुखालिफत कर रही है उसके हवाले से? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का एक डेवलपमेंट मॉडल जो पूरे भारतवर्ष में जो काम कर रहा है मोदी जी की सिदारत के अंदर, हमें पूरा यकीन है कि मुसलमान भाइयों को, बहनों को अपने साथ लेके एक सेकुलर सोच के साथ आगे बढ़ा जाएगा, जिसके लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो अमेंडमेंट हुई है ये उसी वजह से हुई है। और आने वाले दिनों में एक सुनहरी भविष्य जो है वो मुसलमानों के लिए होगा भारत के अंदर। जैसे कि मैंने अभी सुना कि MP, हमें ये बार बार सुनने को मिलता है जी हमारा MP जो है मुसलमान कोई नहीं है हमारे पास, तो आने वाले दिनों में मुसलमान MP भी हमें देखने को मिलेंगे और ना कि MP, हमें जो आरक्षण के अंदर 33% कोटा जो महिला के लिए जो निर्धारित होने जा रहा है उसके अंदर हमें मुसलमान महिलाएं जो हैं वो भी हमें बतौर MP हमें पार्लियामेंट में आने वाले